ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वींस बैटन रिले आज पहुंचेंगी उत्तराखंड। पंतनगर एयरपोर्ट पर खेल मंत्री करेंगे क्वींस बैटन रिले का उद्घाटन। स्वागत 2 दिनों तक कई नगरों से होकर गुजरेगी रिले। कल से शुरू हो रहा फीफा अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट, लेकिन देवभूमि में फुटबॉल के प्रति दीवानगी के बावजूद सरकारी रवैया उदासीन, खिलाड़ियों को नहीं मिली कोई मदद। सर्व शिक्षा अभियान में पूरे देश में दूसरे नंबर पर आया उत्तराखंड। महाराष्ट्र और उत्तराखंड को मिले 95 अंक। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दी बधाई। श्रीनगर गढ़वाल के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलसचिव 1 महीने से गायब। 3 दिन की छुट्टी पर गए थे कुलसचिव, थाने में दी गई तहरीर। राजाजी नेशनल पार्क में 3 शिशु हाथियों का किया गया नामांकन। जूही, रानी और जॉनी रखा गया नाम। चीला रेंज में आयोजित हुआ कार्यक्रम। और नैनीताल झील को बचाने के लिए सीक्रेट प्लान हुआ तैयार। 3 इंस्टीट्यूट की मदद से सिंचाई विभाग ने तैयारी की शुरू। भौगोलिक स्थिति और झील के रिसाव पर रहेगी नजर। सुप्रभात उत्तराखंड, आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्वींस बैटन रिले के साथ। जी हां, अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वींस बैटन रिले भारत पहुंच गई है, जो आज उत्तराखंड पहुंचेगी और जिसका स्वागत पंतनगर एयरपोर्ट पर खेल मंत्री अरविंद पांडे करेंगे। क्वींस बैटन रिले आज और कल राज्य के कई शहरों से होकर निकलेगी और आज कुमाऊं मंडल के पंतनगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल ये मशाल रैली निकलेगी और वहीं कल मशाल रैली गढ़वाल मंडल के शहरों जैसे कि ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। खेल मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि क्वींस बैटन रिले के सफल आयोजन के लिए खेल विभाग ने तैयारियां की हुई है। उत्तराखंड में इसका सफल आयोजन किया जाएगा। सब जगह जहां जहां ये मसाल जाएगी, कॉमनवेल्थ गेम की मसाल जाएगी, सब जगह हमारे अधिकारी और मंत्री लोग, विभागीय मंत्रियों को हमने चिट्ठी लिखकर उनसे निवेदन किया और सब जगह सबकी ड्यूटी तैनात है। उस मसाल का विधिवत स्वागत किया जाएगा और उत्तराखंड में कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। तो क्वींस बैटन रिले भारत पहुंच गई है। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो साल 2010 के अंदर क्वींस बैटन रिले पहुंची थी, जब भारत ने इसकी मेज़बानी की थी 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स की। और इसी दौरान ये जो मशाल थी वो उत्तराखंड पहुंची थी और उसके बाद अब ये पहला मौका है जब एक बार फिर से उत्तराखंड पहुंची है ये मशाल और आज यहाँ पर इसका स्वागत किया जाएगा। पंतनगर एयरपोर्ट पर खेल मंत्री अरविंद पांडे इसका स्वागत करेंगे और ये जो क्वींस बैटन रिले है वो कई राज्यों से होकर गुजरेगी और इसमें पहली अगर हम बात करें तो आज उत्तराखंड का नंबर है, जिसमें कुमाऊं मंडल के पंतनगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल में ये मशाल रैली निकलेगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी और पूर्व सांसद बढ़ते अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रा को जोड़ने वाले ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के काम में अब तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के इस प्रोजेक्ट के लिए मदद की है। केंद्र सरकार ने उत्तरकाशी से गंगोत्री के बीच 90 किलोमीटर के इको सेंसिटिव जोन को क्लियरेंस दे दिया है। इससे पहले क्षेत्र में लैंड यूज नहीं बदला जा सकता था, लेकिन केंद्र से इस दिशा में सार्थक पहल के बाद प्रोजेक्ट में तेजी की उम्मीद है। हर्डल्स वो दूर की हैं भारत सरकार ने, जैसे उत्तरकाशी से और गंगोत्री तक का 90 किलोमीटर का ये एनजीटी ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था, जिस कारण वहाँ पर किसी तरह का भी लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता था। लेकिन इस बीच में हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से उसमें प्रयास किए और भारत सरकार ने हमको हमारे प्रयासों को अंजाम तक पहुँचाने में हमको मदद की है। और अगर हम उस 90 किलोमीटर के पैच को छोड़ दें तो उसके अलावा 44% का लगभग हम लोगों ने जो भुगतान प्रतिकर जिसको बोलते हैं वो कर दिया है। लगभग 54% अब तो ज़्यादा हो गया है, लेकिन 54% से अधिक क्षेत्र जो वन आच्छादित है या वन भूमि है उसकी क्लियरेंस हो गई है। देश में पहली बार फीफा अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट 6 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है और वहीं देहरादून फुटबॉल के लिहाज से देश के कुछ ऐसे चुनिंदा शहरों में से एक है जहां पर इस खेल के लिए दीवानगी दिखाई देती है।
ऐसे कई बड़े नाम हैं जिन्होंने चाहिए उत्तराखंड के प्लेयरों को मोटिवेट करना चाहिए, जिससे हमारा क्या फुटबॉल ऊपर उठे उत्तराखंड का। इसके लिए हमें लगातार लीग्स करानी चाहिए, मैचेस कराने चाहिए, टूर्नामेंट्स कराने चाहिए और प्लेयर को करेज अप करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्पेंड करना पड़ेगा, अपना फंड लगाना पड़ेगा। उत्तराखंड में फुटबॉल को 2011 में राज्य खेल का दर्जा तो मिल गया, लेकिन पिछले 6 सालों में इसको लेकर सुविधाएं विकसित नहीं की जा सकी। हालत ये है कि राज्य में ना तो फुटबॉल के मैदान मौजूद हैं और ना ही इससे जुड़े खिलाड़ियों को कोई सुविधाएं ही मिल पा रही हैं। इसको लेकर चिंता इस वक्त इसलिए बढ़ गई है क्योंकि देश में पहली बार फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप होने जा रहे हैं। कैमरामैन हरिंद्र परिहार के साथ नवीन उनियाल, ईटीवी न्यूज़, देहरादून। तो आखिर क्या वजहें हैं कि पहाड़ से लुढ़कता जा रहा है फुटबॉल गेम, और इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी नवीन उनियाल देहरादून से। सीधे उनसे बात करते हैं। नवीन, जिस तरह से हमने देखा कि 2011 में राज्य खेल का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके आज 2017 में हम आ गए हैं, लेकिन स्थिति काफी दयनीय है। इसके पीछे क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं? देखिए, देहरादून ऐसा शहर है जिसने फुटबॉल में देश को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं और शायद यही कारण है कि सरकार ने 2011 में राज्य खेल इसको घोषित किया। लेकिन इसके बाद जो जिस तरह का काम होना चाहिए था सरकार के स्तर पर, वो काम नहीं हो पाया। हमारे साथ नेशनल खेल चुके दीपक रावत जी हैं, पंवार जी हैं। आप ये बताइए सर कि किस तरह की कमियां हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए और क्यों धीरे धीरे गिरता जा रहा है स्तर यहाँ पर फुटबॉल? नहीं सर, ऐसा है देखो कि फुटबॉल के लिए जैसे स्कूल जो हमारा ग्राउंड जो हमारी ग्राउंडिंग होती है वो स्कूल से, स्कूल के बच्चे जो अंडर 17 जैसे फीफा अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, तो अगर हम लोग अंडर 13 से शुरू करते हैं नेशनल हमारा, तो अगर उनको स्कूल से ही अच्छे कोचेज मिलने शुरू हो जाएं तो हम लोग बहुत राइज कर पाएंगे। अभी हमारे बहुत खुशनसीब है हम लोग कि वर्ल्ड कप में हमारी टीम जो है पार्टिसिपेट कर रही है। तो अगर स्कूल से ही बच्चों को हम लोग पिकअप करना शुरू करें, उनको ट्रेनिंग अच्छी मिल जाए, अच्छे कोचेज मिल जाएँ, तो सर हमारा फुटबॉल बहुत आगे जाएगा। अच्छा, हम जिस तरह से पढ़ते हैं कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ से खिलाड़ी गए हैं देहरादून से, और पहले जिस तरह का फुटबॉल यहाँ पे खेला जाता था अब वो हालात नहीं है। आपको लगता है सरकार के स्तर पर भी कुछ होना चाहिए था, या फिर जिस तरह की सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं फुटबॉल के लिए चाहिए वो यहाँ पर होनी चाहिए थी? नहीं सर, बिल्कुल जैसे आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल यूपी टाइम में हमारा जब था, अभी उत्तराखंड तो कट के हमारा बना है, और यूपी टाइम में इतने अच्छे अच्छे होते थे कि हमारा देखो अभी हमारा ये मनीष मैथानी निकला है यहाँ से, और दूसरा हमारा बिस्ट है ओनजीसी में हमारे जतिन बिस्ट, वो भी इंडिया प्लेयर हमारे रहे हैं। तो सर पहले तो बहुत अच्छा रहा था, और जब से उत्तराखंड बना है ना सर, तो उसमें बहुत कमियां हुई हैं। यूपी टाइम में तो हम लोग भी नेशनल खेलने जाते थे, तो ऐसे बनारस हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, वहाँ से इतने अच्छे अच्छे कोचेज मिलते थे कि हम लोग 30 दिन का कैंप ऐसा होता था कि 90 लड़के होते थे और 30 बड़ा मुश्किल से रुकते थे। और सर अभी तो ऐसा नहीं है। ये हमारा उत्तराखंड बनने से क्या हो गया कि प्लेयरों को नेशनल खेलना तो आम बात हो गया उनको लिए आजकल। तो मतलब क्या बताऊं आपको मैं कि ऐसे ऐसे खिलाड़ी नेशनल होके और एनआईएस करके और कोच बन जाते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग देनी आती नहीं ढंग से, खेल पहली बार गए अपना नेशनल खेल लिए, तो इसलिए उनको तो प्लेयर को फायदा हुआ है, पर हमारे स्टेट को फायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, एक खिलाड़ी के रूप में, क्योंकि आप फुटबॉल खिलाड़ी हैं, आपका बेटा अंडर 19 में कप्तान है, भारत को का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कितनी मुश्किल होती है वहां तक पहुंचना, और जब खासतौर पर जब सरकार की मदद न मिले, जब आर्थिक रूप से दिक्कतें हों? सर मैं बता दूं आपको, रक्षा पंवार जो उत्तराखंड की पहली लड़की है इंडिया प्लेयर, अंडर 13 खेली है वो इंडिया, अंडर 14 में कैप्टन रही है, और इंडिया जो है चैंपियन रहा। अंडर 17 खेली है, अंडर 19 खेली है। सर मैं तो एक्चुअली क्या है, हम लोग गढ़ी कैंट में रहते थे, एक सर्वेंट क्वार्टर था वहाँ पर हमारे मिला हुआ था, क्लास 4, मेरे मम्मी डैडी क्लास 4 जॉब करते थे वहाँ पर। तो सर मैं तो इस तरह से मैंने करा, कभी मैंने अपना सिलेंडर बेचा, कभी मैंने अपना फ्रिज बेचा, मतलब कभी मिसेज की ज्वेलरी गिरवी रखी है, तब मैंने बच्चों को वहाँ बढ़ाया। क्योंकि सर यहाँ इतना मिलता नहीं था जाने के लिए। जैसे बोला कि भाई आज तुम्हें हल्द्वानी जाना है खेलने के लिए, तो एक दिन पहले पता लगता था कि भाई आप तुमने कल हल्द्वानी जाना है। तो सर हमारा ऐसे वो हमारे पास सुविधा थी नहीं, पैसा था नहीं कि हम लोग वहाँ जाके एकदम वो करें। तो हम लोग मतलब बहुत परेशानी से सर हम लोगों ने बच्चों को इंडिया खिलाया है। और सर मैं तो क्या बताऊँ आपको, कभी अच्छा, आपको लगता है कि उत्तराखंड में ग्राउंड नहीं है या कोच नहीं है, इस कारण से भी अंडर जैसे फीफा चल रहा है, अंडर 17 वर्ल्ड कप चल रहा है, इस तरह वहां तक पहुंचने में बच्चों को परेशानी हो रही है? नहीं बिल्कुल सर, देखो ग्राउंड तो है ही नहीं हमारे पास। अभी पवेलियन बनाया है इन्होंने, अच्छा बनाया है, बाकी और ग्राउंड कहाँ है? इतना बड़ा स्टेट है हमारा, अगर आप ग्राउंड भाई स्टेडियम अच्छे दें, हमें खेलने के लिए ग्राउंड अच्छे दें, कोचेज अच्छे दें, तो क्यों नहीं बढ़ेंगे बच्चे, आगे जाएंगे।
बिल्कुल, शायद यही बेटा वजह है नवीन के, जिस तरह से बता रहे हैं कि ग्राउंड की कमी है, कोचेज अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं और सरकार की तरफ से जो आर्थिक सहायता वो मुहैया नहीं करा पा रही। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और उसके बाद ही आगे इसको बढ़ाया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए नवीन आपका। तो फुटबॉल के लिए सरकार का जो उदासीन रवैया है, अब उसको देखने की जरूरत है कि आगे किस तरह से इसको लिया जाए। फोर्ब्स मैगजीन की सालाना रिपोर्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर शख्स के लिस्ट में सबसे अव्वल नंबर पर बरकरार है। फोर्ब्स के मुताबिक RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी की संपत्ति में पिछले साल 15.3 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और 38 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ वो भारतीय अरबपतियों की लिस्ट में टॉप पर हैं। फोर्ब्स की इस लिस्ट के मुताबिक भारत के टॉप 100 अरबपतियों के पास 479 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। खास बात यह है कि 100 अरबपतियों की संपत्ति में पिछले साल 26% का इजाफा हुआ है। हरियाणा के बाबा राम रहीम गुरमीत के मामले के बाद जहां देश भर में कई बाबाओं के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं ऋषिकेश के एक बाबा अरुण महाराज अपने बंदूक प्रेम के कारण चर्चाओं में बने हुए हैं। बाबा को पहले सोना पहनने का शौक था, लेकिन अब बाबा को हथियारों का शौक चढ़ गया है। पशुलोक कॉलोनी के आश्रम अवधूत में रहने वाले इस बाबा का बंदूक प्रेम फेसबुक पर वायरल हो रहा है और बाबा ने अपने फेसबुक अकाउंट से अपनी कुछ ऐसी ही तस्वीरें शेयर की है जिसमें बाबा बंदूक से निशाना लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई फोटो में तो बाबा 6 बंदूकधारियों के बीच बैठे हुए दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल तो उठेगा है कि समाज में शांति का संदेश देने वाले बाबा आखिर इन फोटोज से क्या संदेश देना चाहते हैं। और इसी से संबंधित बड़ी खबर मिल रही है ऋषिकेश से, जहां पर ETV की इस खबर का बड़ा असर भी हुआ है। ऋषिकेश का बंदूकधारी बाबा खबर चलने के बाद सख्ते में आ गया है। जी हां, बंदूकधारी बाबा अरुण महाराज ने फेसबुक से अपनी वो तस्वीरें हटा ली है। ETV पर खबर चली और उसके बाद जो फोटोज शेयर की गई थी वो फेसबुक से गायब हो गई है। बाबा अरुण महाराज ने कई बंदूकों के साथ अपनी फोटोज शेयर की थी और वो इस फोटो के जरिए खुद को दबंग दिखाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन ETV पर जब खबर चली तो उसके बाद LIU ने छानबीन शुरू की, जिसके बाद अब ये फोटोज हटा ली गई है। बरसों से चली आ रही खतलिंग महायात्रा का शुभारंभ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने को घनसाली से किया। 1982 से उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी ने इस महायात्रा का शुभारंभ कर घुत्तू से गंगी होकर खतलिंग ग्लेशियर तक पैदल यात्रा की। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने महायात्रा के दौरान खतलिंग पर्यटन वेबसाइट का भी लोकार्पण किया। पौराणिक यात्रा से जुड़ी हुई है। यहाँ पर अर्जुन ने आके भगवान शंकर की उपासना की और इस यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और इसको हम मानचित्र पे लाएंगे और भी पर्यटक यहाँ आकर। तो हमें तो पानी की इतनी समस्या, गंद की, जब हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, जब ये नालियाँ गंदी होंगी तो बच्चे तो बीमार होने ही हैं। तो ये समस्या हमारी है, मगर इधर जिस दिन से ये नई सरकार बनी है इधर कोई हमारे बस्ती में नहीं आते। नैनीताल झील के रखरखाव का काम अब PWD से सिंचाई विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है। ऐसे में क्या है सिंचाई विभाग का सीक्रेट्स प्लान, आइए देखते हैं। नैनीताल में झील के किनारे लगे ये बोर्ड केवल स्वच्छता का संदेश नहीं दे रहे, बल्कि झील के नए केयर टेकर की ओर इशारा भी कर रहे हैं। झील में आने वाले नालों से लेकर झील में मौजूद पानी के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी तक अब सिंचाई विभाग को मिल चुकी है। आइए चीफ इंजीनियर से जाने के सीक्रेट प्लान्स। जब झील आ गई है हमारे पास तो हमने IIT रुड़की का AHEC सेंटर NIH और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का देहरादून में एक सेंटर है, तो उनकी मदद ले रहे हैं और उनसे एक स्टडी करा रहे हैं अभी हम, जिसमें कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट से लेके और झील का मैथमेटिक सर्वे, उसकी जो सेडिमेंटेशन का रेट और उसकी कैपेसिटी एरिया कर्व, ये सब चीज़ें जो है तैयार करवा रहे हैं। सिंचाई विभाग
3 इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के आधार पर नैनी झील को बचाने की योजना तैयार करेगा, जिसमें पहला इंडियन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट है। ये झील और उसकी मिट्टी और कैचमेंट एरिया पर रिपोर्ट देगा। दूसरा इंस्टीट्यूट है IIT रुड़की का अल्टरनेट हाइड्रो एनर्जी सेंटर। ये सेंटर झील के आसपास की भौगोलिक स्थिति पर रिपोर्ट सौंपेगा। वहीं थर्ड एंड लास्ट है रुड़की का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। ये झील में हो रहे रिसाव को रोकने और पानी बढ़ाने के उपाय सुझाएगा के भरता है, इसलिए सिंचाई विभाग की निगाह भी झील में मिलने वाली हर बूंद पर है। सिंचाई विभाग छोटे छोटे पानी के स्रोतों और नालों के जरिए झील का जल स्तर बढ़ाना चाहता है। जो नैनीताल झील में हमारा एक कंट्रोल रूम है, तो उसमें हम आवरली डाटा रिकॉर्ड करा रहे हैं कि कितना जो है ना उसका लेवल राइज हुआ, कितना जो है ना डाउन हुआ, और 24 घंटे में किस दिन 24 घंटे में किस आवर पे जो है ना लेवल डाउन हो रहा है और कितने आवर्स पे जो है ना लेवल अप हो रहा है। मॉनसून के बाद नैनी झील का जल स्तर 11.7 फीट पहुंच गया है और अगर झील का यही स्तर बरकरार रखना है तो इसके लिए कई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। नैनीताल का अस्तित्व नैनी झील को लेकर के है, ये बात सरकार को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है, लेकिन ये बात नैनीताल की उस जनता को भी समझनी होगी जो बरसात के साफ पानी को सीवर के सहारे बहा देती है, क्योंकि ये साफ पानी नैनीताल झील के लिए अमृत साबित हो सकता है। ऐसे में जितने प्रयास वैज्ञानिक और सरकारी स्तर पर हो रहे हैं, उतने ही प्रयास आवाम के स्तर पर भी जरूरी हैं। कैमरा पर्सन के साथ वनों की सुरक्षा के लिए, वनों की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, तो हम वन और वन्य जीवों के प्रति आज भी उतने ही संवेदनशील हैं। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, ETV न्यूज, राजाजी पार्क। बढ़ते हुए अपराधों के मद्देनजर श्रीनगर गढ़वाल में शहर कोतवाली पुलिस ने किराएदारों का सत्यापन अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले ही दिन पुलिस ने 2 घंटे में ही किराएदारों का सत्यापन न करने वाले 88 भवन स्वामियों का कोर्ट चालान कर 8,80,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ये एक बहुत बड़ी हमने ड्राइव चलाया आज से सत्यापन का, वेरिफिकेशन का। तो हमने सुबह 7 बजे शुरू किया था। इसमें हमने लगभग 88 जो हमारे मकान मालिक थे उनको हमने चालान किया, उनका जो 10,000 का चालान, कोर्ट का चालान किया उनका, और जिसमें करीब हमारे 200-250 के लगभग हैं जिनको हमने वेरिफिकेशन उनका कराया जा रहा है अभी। तो वेरिफिकेशन के लिए ड्राइव चलाया है। तो हम ये सोच रहे हैं कि जब तक पूरे श्रीनगर को कवर करें उसके बाद इसको स्टॉप करेंगे। इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सत्यापन जो हम करा रहे हैं अपराधों के मद्देनज़र में भी, और वैसे भी कि कितने लोग जो रह रहे हैं यहाँ, कहाँ से रह रहे हैं, अगर बाहर के भी हैं तो उनका पता नोट करके फिर हम उनके थानों से भी उनको वेरीफाई करा रहे हैं।